हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा 6ठा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। आज हम इस अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 3। पिछले भागों में हमने पढ़ा विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण के बाद में हमने कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर कृषि आधारित उद्योगों की बात की, और पिछले भाग में हमने खनिज आधारित उद्योगों की बात भी की। अब हम देखेंगे उद्योगों के माध्यम से किस प्रकार पर्यावरण को हानि हो रही है, किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसमें कौन कौन से प्रदूषण हो रहे हैं, और क्या प्रयास एक नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों को करने चाहिए, और भारत की सरकार क्या क्या प्रयास कर सकती है और कर रही है। तो देखते हैं पर्यावरण निम्नीकरण और उद्योग किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं। तो हम कहेंगे औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण की बात के अंतर्गत उद्योगों के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, लेकिन उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण भी होता है। कई सारे प्रदूषण भी जन्म लेते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं वायु प्रदूषण की, जल प्रदूषण की, भूमि प्रदूषण की और ध्वनि प्रदूषण की। तो इस प्रकार से उद्योगों का बढ़ना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, लेकिन उससे होने वाले प्रदूषण से उस देश को हानि भी उठानी पड़ती है। तो हम कहेंगे उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा यानी कि उद्योगों के द्वारा हम कहते हैं भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ कई सारे प्रदूषण से भी हम उनकी समस्याओं से भी गिर रहे हैं। तो उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, और कौन कौन से प्रदूषण हम कहेंगे। सबसे पहले उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है, उद्योगों से जल का प्रदूषण भी होता है, उद्योगों से भूमि प्रदूषण भी होता है, और उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो हम बढ़ते हैं, इनको भी विस्तार से हम देखेंगे। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो जब हमारी वायु में अनचाही गैसें फैल जाती हैं तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, और अनचाही गैसों में हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जब वायु में बढ़ जाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस पदार्थ भी होते हैं और द्रवीय पदार्थ भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं। धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं जो है वायु में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण से सभी प्राणियों को खतरा है, चाहे वह मानव हो चाहे वह पशु हो, और इन सभी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इन सभी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर वायु प्रदूषण के कारण पड़ता है। तो हम कहेंगे वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक असर डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रदूषण की तरफ, जो कि हमें उद्योगों से देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा प्रदूषण है, तो हम जल प्रदूषण की बात कर सकते हैं। तो उद्योगों से जो है कई सारे पदार्थ निकलते हैं, और इन पदार्थों को जब बिना शुद्ध किए ही जल में यानी कि नदियों में या तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे से जल जो है हमारा प्रदूषित हो जाता है, उसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता, और यदि उसका उपयोग किया जाता है तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर और सारे जलीय जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। तो बात करते हैं उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण की। तो उद्योगों द्वारा कई सारे पदार्थ छोड़े जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अपशिष्ट पदार्थों को जब नदी में छोड़ दिया जाता है, तालाबों में छोड़ दिया जाता है या झीलों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण फैलने लगता है। तो हम देख रहे हैं कि जल प्रदूषण उद्योगों से किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उद्योगों के, वह जल में छोड़ दिए जा रहे हैं, और इससे क्या पैदा हो रहा है, इससे हमारा जल जो है वह प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण के यदि कारकों की बात करें तो कौन कौन से कारक हैं, तो इसके कारकों में हम कह सकते हैं कागज़ की बात, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई उद्योग से निकलने वाले पदार्थ,
तेल शोधनशालाएं हैं, उनसे जो पदार्थ निकलते हैं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे कि सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। तो यह सभी कारक जो है जल को प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि जल जो है हमारे उपयोग में नहीं आ पाता, और यदि हम उसको प्रदूषित जल को उपयोग में लाते हैं तो हम सभी के जीवन पर संकट आ सकता है, हम सभी का स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाता है। तो मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में यदि हम बात करें जो उद्योगों से निकलते हैं जिनसे कि जल प्रदूषित होता है, वह है फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होती हैं। और जल प्रदूषण के जो प्रमुख कारण जो उद्योग हैं वह है कागज़ उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। ये सभी जो हैं यह क्या है, यह जल प्रदूषण के जो मुख्य उद्योग हैं जिनसे कि जल प्रदूषण होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अगले प्रदूषण की बात करते हैं जो कि उद्योगों के कारण होता है, वह है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या है, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा तापीय प्रदूषण के बारे में। कारखानों और तापघरों से जब गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों में छोड़ दिया जाता है तो उससे जो है जल प्रदूषित हो जाता है, और यही तापीय प्रदूषण कहलाता है। तो हम कहेंगे कारखानों और तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में जब छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। इससे जलीय जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है, जलीय जीवन जो है वह इससे प्रभावित हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखाने हैं, उनसे भी जो है हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और हमें कई सारी शारीरिक बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैंसर भी इससे हो सकता है, इससे अकाल प्रसव भी हो सकता है और इससे जो है जन्मजात विकार भी हो सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं उद्योगों से होने वाले मृदा व जल प्रदूषण के बारे में। हम जानते हैं कि मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। तो देखते हैं किस प्रकार से उद्योगों से मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बना देते हैं और हमारी मृदा जो है अनुपजाऊ हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर खेती या कृषि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से मृदा जो है प्रभावित हो जाती है। जब उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हमारी मृदा पर रहते हैं तो वह धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है। वर्षा जल के साथ यह जो प्रदूषक हैं या यह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह जमीन से रिसते हुए धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं, भूमिगत जल तक चले जाते हैं और भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से मृदा भी प्रदूषित हुई और जल भी प्रदूषित हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या है, मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है और यह उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उनसे इन दोनों प्रदूषणों को हम होते हुए देखते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो हम देखते हैं बड़े बड़े उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे मनुष्य की जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है और उसे कई सारी बीमारियां जो हैं घेर लेती हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता उत्पन्न होती है, उत्तेजना भी उत्पन्न होती है, लेकिन इनके अलावा भी बीमारियां लग जाती हैं। और कैसी, तो हम कहेंगे श्रवण असक्षमता, यानी कि सुनने में समस्या उत्पन्न हो जाना। श्रवण असक्षमता भी हमें ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी उद्योगों के कारण श्रवण असक्षमता भी बढ़ती है, हृदय गति भी बढ़ती है, रक्तचाप की समस्या होने लगती है तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी ध्वनि प्रदूषण में हम देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण यह कायिक व्यथाएं जो है मानव को झेलनी पड़ रही हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत यह ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से कई बार इन उद्योगों की वजह से जब ध्वनि प्रदूषण होता है तब हमें अनचाही ध्वनि सुनाई देती है, हमारा जो मानसिक शांति है वह भंग हो जाती है, उत्तेजना होने लगती है और मानसिक चिंताएं भी हमें होने लगती है। औद्योगिक मशीनरी, निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण
जनरेटर, लकड़ी काटने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल आदि जो है वह ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी कारक होते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों से हमें ध्वनि प्रदूषण भी होते हुए दिखता है, जिससे कि मानव स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है और उसे कई सारी व्यथाएं भी झेलनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, यानी कि उद्योगों के माध्यम से जो पर्यावरण को हानि हो रही है, पर्यावरण का जो निम्नीकरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, एक नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत उपाय क्या किए जा सकते हैं और सरकारी उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के बारे में। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि औद्योगिक अपशिष्ट जो हैं, यानी उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ व गर्म पानी को नदी व झीलों में प्रवाहित करने से पहले उसका उचित शोधन किया जाना चाहिए। यानी कि इन अपशिष्ट पदार्थों को और इन जल को, जो कि अपशिष्ट जल है, उन सभी को, या फिर जो गर्म जल है उन सभी को पहले शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद में इनको जो है प्रवाहित करना चाहिए, इनको वाहित करना चाहिए। तो हम कहेंगे औद्योगिक अपशिष्ट व गर्म पानी को झीलों या नदियों में बहाने से पहले उसको शुद्ध करना चाहिए, उसका उचित शोधन किया जाना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जब हम पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में जो चिमनियां हैं, जिनसे कि धुआं निकलता है, कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण भी होने चाहिए। यानी कि हम आधुनिक तकनीक में भी बहुत आगे आकर के इस प्रकार से उपकरणों का यदि प्रयोग करेंगे तो इन चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वह भी पर्यावरण प्रदूषण को नहीं बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भी हम पर्यावरण निम्नीकरण को उद्योगों के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके अलावा कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। और यदि हम बात करें, मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन जनरेटरों में साइलेंसर को लगाना चाहिए, जिससे कि हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो जनरेटरों में साइलेंसर को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग उद्योगों में करना चाहिए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। तो इससे भी हम क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अतः उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा कि वे पर्यावरण मित्र उत्पादों को विकसित करें, यानी कि पर्यावरण के कम से कम नुकसान हो, इस वजह से पर्यावरण मित्र उत्पादों का प्रयोग इन उद्योगों में होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को हानि ना हो, पर्यावरण का निम्नीकरण ना हो, और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से पर्यावरण मित्र उत्पादों को विकसित करना चाहिए और भारत में इनके प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। उद्योगों को चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण संकल्पना को बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करें, यानी कि ऐसी संकल्पना ले, ऐसी प्रण ले कि वह पर्यावरण के निम्नीकरण को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे, ऐसी तकनीक का प्रयोग करेंगे जिससे कि उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार से उद्योगों को चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण संकल्पना को बुद्धिमत्तापूर्ण उसका व्यवहार में प्रयोग ले और पर्यावरणीय समस्याओं को बाध्यता न मानकर एक अवसर माने, यानी कि वह किस प्रकार से पर्यावरण की समस्याओं को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं, वे सभी प्रयास इन उद्योगों के मालिकों को करने चाहिए या फिर उद्योगों को चलाने वाले लोगों को करने चाहिए। इस तरह प्रदूषण नियंत्रण क्या है, एक मूल्यवान साधन का काम कर सकता है जिसके आधार पर नए कार्यक्रम तथा नए उपाय लागू किए जा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे पर्यावरण नियम बनाए जिससे टिकाऊ विकास को बल मिले, यानी कि सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसे नियम और विनियम बनाने चाहिए जिससे कि सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लागू हो सके, यानी कि टिकाऊ विकास हो सके।
इसी तरह नागरिकों यानी कि भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी जीवन शैली को सुधारें और कम से कम उपभोक्तावादी बने और कम से कम वस्तुओं का उपभोग करें। तो इस प्रकार से अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्रत्येक नागरिक अपना प्रयत्न कर सकता है। तो हम कहेंगे भारतीय नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपनी जीवन शैली में सुधार करें, कम उत्पादों को व्यवहार में लाएं और कम से कम अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करें। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिगत रूप से हम सभी के द्वारा प्रयास किया जा सकता है जिससे कि पर्यावरण निम्नीकरण को रोका जा सकता है। हमारा उद्देश्य टिकाऊ विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाकर हमारे ग्रह पृथ्वी को शांत बनाना है और यहाँ पर हमें स्वस्थ जीवन बिताना है। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए कि हमें पृथ्वी को शांत बनाना है, पृथ्वी को जो है स्वस्थ बनाते हुए यहाँ पर हमें स्वस्थ रहते हुए जीवन बिताना है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो प्रदूषण को रोकने के लिए तैयार हो। ऐसा समाज जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी ना करे जो कि हमारे पास में पहले से सीमित है, और ऐसा समाज जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह सके। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण निम्नीकरण के प्रति सजग रूप से सावधानी पूर्वक कदम उठाने हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हमें ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न नहीं करना है जो कि पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहे हैं, और सरकार को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे विनियम बनाने चाहिए जिनसे कि पर्यावरण की हानि जो है वह कम से कम हो और जो है विकास भी होता रहे। तो इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास जो है उसे हमें व्यवहार में लागू करना चाहिए। तो इस प्रकार से अध्याय 6 के भाग 3 में हमने देखा पर्यावरण निम्नीकरण क्या है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।